बात करने वाले हैं एफआईआरसी रिको। जो इनवॉइस वाइज एफआईआरसी रिको आप लोग जीएसटी रिफंड में फाइल करते हैं, तो हम उसको जानेंगे आज वो कैसे फिल करते हैं और कैसे आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो मैंने जो ओपन कर रखा है ये उसका टेम्पलेट है। जीएसटी रिफंड के लिए ये चीज़ जाती है, वहाँ पे आपको एक अटैच करनी पड़ती है शीट। ये वो होता है कि जैसे आपने जब एक्सपोर्ट करते हैं आप और उसके अगेंस्ट एफआईआरसी आती है, तो वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट आपको रियलाइजेशन शो करना पड़ता है। तो ये उसकी टेबल है। तो हम आज जानेंगे कि आपको कैसे टेबल फिल करनी है और कैसे सारा डाटा इसमें प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं, सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट, करेंसी, जिस करेंसी में आप इशू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और पार्टी नेम, और इनवॉइस वैल्यू एफसी, इसका मतलब है फॉरेन करेंसी। यहाँ पे आप वो डालेंगे कि जॉन सी भी क्या कहते हैं आपकी करेंसी है, जैसे कि यूएसडी हो गई या फिर आप दिरहम में इशू कर रहे हैं। और इनवॉइस वैल्यू आईएनआर के, आईएनआर आपको डालनी कंपलसरी है। अमाउंट रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी, और एक्सचेंज रेट आपका जो भी आपकी फॉरेन करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट। अगर सपोज करिए आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आईएनआर में और आपको रिसीव हो रहा है आईएनआर में, तो आप एक्सचेंज रेट 1 ही डालिएगा। और यहाँ पे अमाउंट रियलाइज फॉरेन करेंसी में भी आपका उतना ही अमाउंट आएगा अगर आपकी फॉरेन करेंसी है, क्योंकि आईएनआर भी तो एक फॉरेन करेंसी है। तो यहाँ पे अमाउंट रियलाइज्ड आईएनआर, यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगा। और फिर ये वाली डिटेल्स आ जाती हैं कि जो आपको एफआईआर से रिसीव होती है अपनी यूएस एंटिटी या फिर जो भी आपकी एंटिटी है, रिलेटेड पार्टी है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारी सर्विसेज वगैरह जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको उसके अगेंस्ट एक एफआईआर प्रोवाइड करता है। वो आपको अपने बैंक से जाके लेनी पड़ती है सारी एफआईआर, मतलब जो आपको पेमेंट रिसीव होता है सारा, उसमें ये सब डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ रियलाइजेशन मेंशन करेंगे कि जब वो आई हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी मंथ आए, ऐसे भी हो सकता है कि आपने इनवॉइस जिस टाइम पे एक्सपोर्ट किया उसके बाद आपको 3 महीने बाद रिसीव हुआ एफआईआर से, फिर 4 महीने बाद पेमेंट आए। पर इसका एक क्राइटेरिया होता है जो आरबीआई स्पेसिफाई करता है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको 15 मंथ के अंदर अंदर, अब जो नया रूल है 15 मंथ के अंदर अंदर आपको पैसा रियलाइज करना पड़ता है अपने एक्सपोर्ट जो भी करा हो। और कुछ लिमिट्स में इसको 18 मंथ है इसका चीज़। पहले ये चीज़ 9 मंथ की थी, अब वो बढ़ के 15 मंथ हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे ये डेट ऑफ रियलाइजेशन फिल करना है। उसके बाद बैंक चार्जेस अगर आपके कोई डिडक्ट हुए हैं या फिर एक्सचेंज गेन और लॉस अगर आपको हुआ है, काफ़ी केसेस में ये चीज़ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आपको ऐसे स्पेसिफिकली पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्वर्ट रेमिटेंस नंबर, ये आपका एफआईआरसी का नंबर होता है जो कि आपकी एफआईआरसी में मेंशन होता है। उसके बाद आपका बैंक का नेम जिससे आपको पैसा रिसीव हुआ है, जिसमें आपको पैसा रिसीव हुआ है, तो आपको बैंक का नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और मैं आपको ये तो रहा फॉर्मेट आपका। अब मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ कि आपको कैसे डिटेल सारी फिल करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके हमें सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सारा हम इनवॉइस वाइज ड्यू करते हैं, ये हम एफआईआरसी बेसिस पे करते हैं, ना कि हम इनवॉइस वाइज के बेसिस पे करते हैं। यानी सपोज करिए कि आपने एफआईआरसी जो आपका, जैसे आप रिफंड फाइल कर रहे हैं ये पीरियड सपोज करिए 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक आप रिफंड फाइल कर रहे हैं। उसमें अगर आपके पास एफआईआरसी रिसीव हो रही है, जैसे आपको अप्रैल में एफआईआरसी रिसीव हुई, पर वो इस रिसीव हुई, आप अगर ये पहले से कैलकुलेट करके चल रहे हैं, मतलब एक को बना के चल रहे हैं कि आपको किस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो अगर वो आपका फॉल करता है लास्ट ईयर के इनवॉइस के अगेंस्ट भी, तो वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको बनाते हैं एफआईआरसी के बेसिस पे, ना कि इनवॉइस वाइज के बेसिस पे। तो आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ इस चीज़ में डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमने फिल कर दिया, यहाँ पे इनवॉइस डेट जो कि हम इशू करते हैं। इन सबके केसेस में ई इनवॉइसिंग जनरली एप्लीकेबल होती है, तो हम लोग एक इनवॉइस इशू करते हैं मोस्टली, कि आप स्टार्ट ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द मंथ पे लोग इशू करते हैं एक एक्सपोर्ट इनवॉइस इनवॉइसिंग पोर्टल पे जीबीपी टूल से जाके। अगर आप कहेंगे तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। और फिर आप करेंसी यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं जिस करेंसी में आप लोग इशू कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना, जो आप पार्टी नेम जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ फॉरेन करेंसी की मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज करिए आपने किसी भी फॉरेन करेंसी यूएसडी में सपोज इशू करा या फिर आपने दिरहम में इशू करा, तो आपको उसके अगेंस्ट यहाँ पे फॉरेन करेंसी इशू लिखना पड़ेगा। और उसी का रेट जो आपका इनवॉइस वैल्यू है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आईएनआर में आपको लिखना कंपलसरी है। और ये जो रेट है एक्सचेंज रेट, या आप आइस गेट या फिर दूसरी वेबसाइट जो होती है आरबीआई वगैरह की, उनसे आप ये वाला एक्सचेंज रेट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये INR IS इनवेस्ट वैल्यू लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट रियलाइज्ड में आपको जितना पैसा, सबसे पहले आप ये वाले कॉलम ये यहाँ से लेके A to G कॉलम आप सबसे पहले फिल करिए प्रायोरिटी पे, ये वाले कॉलम, क्योंकि आपको पता ही है इनवॉइस वाइज। ये आप फिल कर लिए, सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको A to G फिल करना है। उसके बाद आपको HIJ बाद में फिल करना है। पहले ये वाली चीज़ आपको फिल कर देनी है A to G। या आप इनवॉइस जो आप इनवॉइस इशू करेंगे उसके अगेंस्ट आप ये फिल कर सकते हैं उसको देख के। और बाकी HIJ आप बाद में फिल करिए, पहले आप फिल करिए यहाँ पे K to P। ये वो वाली डिटेल्स हैं जो आपकी एफआईआर से आपको इशू होंगी।
तो वो FIRC से आप ये टेबल एक क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाली डिटेल्स आप एक साथ लिख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे K2P फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप अमाउंट वाली लिखेंगे जो आपको FIRC में अमाउंट लिखी होगी, भले ही वो डॉलर में लिखी हो या INR में लिखी हो। मोस्टली केसेस में INR में होती है, तो आप वहाँ पे ये वाली अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ रियलाइजेशन, कब आपका पैसा वो रियलाइज हुआ है, कौन सी डेट पे। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनवॉइस डेट या फिर उसी मंथ में रियलाइज हुआ पैसा, ये बाद में भी हो सकता है। उसके बाद बैंक चार्जेस और एक्सचेंज लॉस आपको, अगर आपको पता है तो लिखना है, वरना आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर देख लीजिए आप आपके रिकॉर्ड में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इनवर्ट रेमिटेंस नंबर मतलब FIRC नंबर, ये FIRC पे आपके मेंशन होता है। और बैंक नेम मतलब जिसमें आपको पैसा रिसीव हुआ है, ये आपको डिटेल फिल करनी है। पर अभी आता है यहाँ पे कैच। अभी इसमें क्या कहते हैं, ये जो HIJ वाला कॉलम है, ये आपको थोड़ा बड़े ध्यान से फिल करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। सपोज करिए आपको FIRC, एक सपोज कर लेते हैं हम, आपको FIRC रिसीव हुई, यहाँ पे 1 लाख का इनवॉइस वैल्यू था, पर आपको FIRC मिली 50,000 रुपए की। और उसका डेट ऑफ रियलाइजेशन सपोज करिए हम डाल देते हैं 30 अप्रैल डाल देते हैं हम, सपोज करिए 30 अप्रैल 2025 हम डाल देते हैं। उसके बाद बैंक चार्जेस हम नहीं डालते हैं, नहीं है, एक्सचेंज लॉस नहीं है। FIRC नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ भी XYZ डाल देते हैं। तो फिर आप बैंक नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज करिए IDFC डाल देते हैं हम। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे सपोज करिए 50,000 रिसीव हुआ आपको पैसा। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इनवर्ड सबसे पहले आपको अमाउंट रियलाइज INR में भरनी है। यहाँ पे आपका 1 लाख था, तो आप यहाँ पे 50,000 लिख देना है। 50,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एक्सचेंज रेट आपको उस डेट का, जो ये आपकी डेट है यहाँ पे जहाँ पे आपको पैसा रिसीव हुआ है, सपोज करिए आपको 30 अप्रैल को पैसा रिसीव हुआ है, तो 30 अप्रैल को जैसे सपोज करिए हमने USD में आपको पैसा आया है, तो USD का एक्सचेंज रेट क्या था 30 अप्रैल को जब आपको रियलाइज हुआ। तो हम अगर सपोज करिए हम ले लेते हैं 92.5 था। अब हमें यहाँ पे ये वाला हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है, J/I, एक्सचेंज रेट, इसको हम यहाँ से डिवाइड करके निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट रियलाइज फॉरेन करेंसी में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये 1 लाख का था, पर हमें तो रियलाइज इतना ही हुआ है अभी, और फॉरेन करेंसी में इससे मैच करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे जितना आपका अमाउंट लेफ्ट है, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। और ऐसे ही सेम प्रोसेस जो आपकी ये वाली FIRC थी, क्योंकि अभी तो आपकी ये वाली FIRC का अमाउंट बचा हुआ है, इसमें 50,000 बैलेंस है अभी, तो आप इसको क्या करेंगे, सेम ही इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे सब कुछ। तो ये FIRC वैसे चलेगी। और फिर आपका उसी टाइम का रेट, जिस टाइम आपको FIRC आई है सेम रेट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। बाकी आप फार्मूला को ये ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 है, तो आपका सेम अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही सपोज करिए आपको जितनी भी अमाउंट रिसीव होती है, यहाँ पे आप बोल लिख सकते हैं, चाहे आपको कम अमाउंट हो चाहे ज़्यादा हो अमाउंट, ऐसा नहीं है कि आपको बराबर ही अमाउंट रिसीव होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका ये मैच करना चाहिए, 1 लाख यहाँ पे आ रहा है, इनवॉइस वैल्यू INR के अगेंस्ट मैच कर रहा है, और यहाँ पे आपका 1081 आ रहा है। एक मिनट। तो ये 1081 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इनवॉइस INR वैल्यू इसके अगेंस्ट यहाँ पे हमने ये सैंपल डाटा लिया है हमने। तो हम अगर इसको भी डिवाइड करके निकाल लेंगे और यहाँ पे आपका ये मैच करना चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे 1081.08। ये आपका मैच करना चाहिए डाटा बिल्कुल। ये तो मैंने सैंपल डाटा लिया है, इस वजह से इस मुताबिक ये थोड़ा मैच नहीं खा रहा है। वरना आपका ये वाला जो अमाउंट है, इसके एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट आपको जो आपने एक्सपोर्ट करा होगा, क्योंकि आपका ये तो मैच करेगा कि आपका इनवॉइस वैल्यू और जो इनवॉइस वैल्यू फॉरेन करेंसी की है ये मैच करनी चाहिए यहाँ पे। तो आपका इसके अगेंस्ट ये वाली अमाउंट हमेशा मैच करनी चाहिए, और इस वाले के अगेंस्ट आपकी ये वाली अमाउंट हमेशा मैच करनी चाहिए। अब जैसे ही अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि फॉरेन करेंसी का अलग हम इसका अगर एक्सचेंज रेट के मुताबिक निकालेंगे, तो ये वैल्यू अलग आएगी। तो हमने सैंपल डाटा लिया है, इसलिए हमने वैल्यू अलग आ रही है यहाँ पे। बाकी हमें सारा सीक्वेंस वाइज यही फॉलो करना है। अगर हमें FIRC अगर हमारे पास 5 भी हैं 6 भी हैं, और उसके अगेंस्ट सारा पैसा रिलाइज हो रहा है एक ही, तो हम यहाँ पे रो ऐड करते जाएंगे, और वहाँ पे FIRC से हम यूटिलाइज करते जाएंगे और बैलेंस निकालते जाएंगे इस तरह। और आपको जो भी अमाउंट रियलाइज फॉरेन करेंसी की है, ये HIJ कॉलम आपको हमेशा लास्ट में निकालना है ये चीज़ें। बाकी अमाउंट रियलाइज आपका जो फॉरेन करेंसी की है, वो आपको फार्मूला से ही निकालनी है, मतलब डिवाइड करके निकालनी है आपको एक्सचेंज रेट से।
तो आपको यही करना है और सारा। और हाँ, लास्ट चीज़ यही है कि हम इसको जो फॉलो करते हैं वो हम एफआईआरसी के बेसिस पे करते हैं, ना कि इनवॉइस वाइज के बेसिस पे। तो अगर सपोज करिए कि आपकी एफआईआरसी लास्ट वाली 31 मार्च की इसी इनवॉइस तक चलती है, यहाँ तक इसी इनवॉइस तक चलती है वो एफआईआरसी की वैल्यू, तो हमें यहीं पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, चाहे हमारे भले ही 4 इनवॉइस कवर हुए हैं उस ईयर के, पर हमें इनवॉइस उतने ही दिखाने पड़ेंगे, पर एफआईआरसी हमें सारी दिखानी पड़ेंगी जितनी हमें एफआईआरसी रिसीव हुए हैं उस पर्टेनिंग ईयर में। तो यहाँ पे तो एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि अगर आईएस करेंसी आपकी यूएसडी होती है, तो आपको यूएसडी में यहाँ पे सब कुछ यूएसडी के अगेंस्ट दिखाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपकी फॉरेन करेंसी भी यूएसडी आएगी। पर अगर आपकी आईएनआर होती है, तो आपकी आईएनआर में जैसे यहाँ पे सपोज करिए हमने यहाँ पे एफसी लिख दी थी, हमें यहाँ पे आईएनआर, ये यहाँ पे आईएनआर ही आएगी, मतलब यहाँ पे ये आईएनआर वैल्यू थी ना, तो मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई। आपको यहाँ पे आईएनआर वाली वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 1 लाख ही लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपकी आईएनआर में वैल्यू है। तो अगर आपकी यूएसडी में वैल्यू है तब आपको यूएसडी में शो करना है, जैसे यहाँ पे 5,000 सपोज करिए, तो आपको सिर्फ यूएसडी वाले केस में सिर्फ वाली शो करनी है, बाकी आईएनआर के केस में आप दोनों में सेम शो करनी है आपको। आप ये वाली मैच नहीं, इसमें नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, अगर वो यूएसडी में है तब आपकी मैच करनी चाहिए वो, या आपको एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ही लेना है। समझ रहे हैं? मैं आपको एक बार दोबारा समरी कर देता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ बता दी हैं यहाँ पे। एच आई जे कॉलम जो है वो आपको लास्ट में फिल करना है, पहले आपको इनवॉइस की डिटेल सारी यहाँ फिल कर लेनी है। अगर आपकी आईएनआर की करेंसी की वैल्यू होगी तो आपको दोनों में सेम फिल करना है, आईएनआर की यहाँ पे एफसी में भी। और अगर आपकी यूएसडी होगी तो आपको यूएसडी का रेट जो आपने एक्सपोर्ट करा उस टाइम का रेट आपको लेना है, और इनवॉइस वाइज वैल्यू यहाँ पे लिखनी है आईएनआर में। उसके बाद आपको सारी एफआईआरसी की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है, जो आपको एफआईआरसी मिलेगी बैंक से वो आपको बैंक से लेनी है। और उसके बाद आप एच आई जे कॉलम फिल करेंगे। एच आई जे कॉलम में वो जो आपका अमाउंट रियलाइज हुआ है वो आप वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे, वो हाफ भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, फुल भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक्सचेंज रेट आप किसी लेजिट वेबसाइट से आप एक्सचेंज रेट लेंगे। उसके बाद आप फॉरेन करेंसी लेंगे, जो ये डिवाइड करके निकालेंगे आप। तो ऐसे ही करके आप टेबल सारी बनाते जाएंगे, और उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लास्ट वाली एफआईआरसी उस ईयर की कौन सी है, और उसके अगेंस्ट लास्ट कौन सा इनवॉइस आ रहा है। सपोज करिए ये वाला इनवॉइस लास्ट आ रहा है, तो हम सिर्फ यहीं तक ले सकते हैं, उसके बाद का डाटा हमें डिलीट करना पड़ेगा, और हमें जो रिकॉर्ड देने पड़ेंगे सारे इनवॉइस वो हमें 7 तक देने पड़ेंगे सिर्फ। और एफआईआरसी जो हम पूरे साल में अपना पैसा रिसीव हुआ है वो सारी देनी पड़ेंगी। तो मैं एक बार लास्ट में बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये एफआईआरसी के बेसिस पे चलती है, ना कि इनवॉइस वाइज बेसिस पे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।